130 करोड़ आबादी वाला जो देश है उसमें 16 लाख रोज़गार की बात करना या 60 लाख रोज़गार की बात करना वो बहुत ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ड्रामेटिक चीज़ें हैं जो जिसकी चर्चा की जानी चाहिए। ये स्वाभाविक है कि आर्थिक गतिविधि चलेगी तो कुछ रोज़गार की संभावनाएं बढ़ेंगी और इसमें स्पेसिफिक बिहार को क्या मिलेगा ये कहना अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है कि बिहार स्पेसिफिक इसमें से इतने शेयर बिहार को रोज़गार में मिल जाएंगे। और हो सके तो हमको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए ताकि हम उन चीज़ों को जो हमारा, चूँकि नीति आयोग की रिपोर्ट में आप मानते हैं कि हम पिछड़े हुए हैं, तो हम पिछड़े हुए हैं तो वहाँ से आगे निकलने के लिए तो हमें आपको मदद करनी पड़ेगी और वो मदद हमें नहीं मिली। बिहार फोकस्ड कुछ नहीं, मैक्रो फ्रेमवर्क में जो कुछ मिलना है वो मिलना है। विशेष राज्य का दर्जा न दे पाएँ तो एक पैकेज की बात करेंगे, लेकिन उस तरह की चीज़ें नहीं दिखी इस बजट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। आज आम बजट पेश किया गया है। हालांकि इस आम बजट से सभी लोगों को काफ़ी उम्मीद थी। अगर हम बात करें बिहार की, बात करें पटना की, तो यहाँ के भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी इस आम बजट से। तो हम अभी इस वक्त आपको बता दें कि पटना यूनिवर्सिटी में हैं और पटना यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर मनोज प्रभाकर जी हमारे साथ हैं। हम इनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। खासकर हमारा मुद्दा ये रहेगा कि इस आम बजट से, इस आम बजट में बिहार कहाँ था, बिहार के हर वर्गों को कितना लाभ मिला है। बात करें किसानों की, बात करें महिलाओं की, बात करें छात्रों की, तो कितना लाभ जो है वो यहाँ के छात्रों को, यहाँ किसानों को, यहाँ के आम लोगों को मिला है। चलिए, तो सर आम बजट जो है वो आ गया है, तो सर आपको क्या लगता है, आप तो जानना चाहेंगे, आप एक इकोनॉमिस्ट हैं, तो आपके नज़रिए में सर बिहार कहाँ है यहाँ पे इस आम बजट में? देखिए, ये जो आम बजट है, आम बजट जो पैंडेमिक के दौर में आया है तो ये उस दृष्टिकोण से एक बजट अच्छा बजट है। लेकिन जब हम बिहार को देखते हैं तो बिहार के लिए स्पेसिफिक कुछ ऐसा नहीं लगता है जो कि बिहार केंद्रित ये चीज़ें हैं। लेकिन जो मैक्रो फ्रेमवर्क में जो ये निर्णय लिए गए हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे या जो सड़कों का जो 25,000 किलोमीटर निर्माण करेंगे, तो इन सब में कुछ बिहार को भी उसका फ़ायदा मिलेगा। या फिर किसानों से संबंधित जो योजनाएं की बात की जा रही है कि एमएसपी के लिए हम इतने 2,37,000 करोड़ रुपए की खरीद होगी, तो कुछ उसका फ़ायदा भी बिहार में मिलेगा। लेकिन जो बिहार का जो एक्सपेक्टेशन रहा है इस बजट से, चूँकि विशेष मांग राज्य की दर्जे की भी मांग की गई थी, कई लोगों ने मांग भी किया था, पत्र भी लिखा गया था वित्त मंत्री सीतारमन को, निर्मला सीतारमन को, कई लोगों ने पत्र भी लिखा था विशेष राज्य के मांग के दर्जा को लेकर। लेकिन इस रिगार्ड में कोई बातचीत नहीं, कुछ मतलब नहीं आया अभी तक। वही मैं कह रहा हूँ कि जो बिहार का जो मुद्दा रहा है, बिहार, चूँकि आप कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, तो आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर बिहार होना भी ज़रूरी है। और कई योजनाएं जो जैसे स्टार्टअप की बात कर रहे हैं या ये जो अदर जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर बिहार जैसे राज्यों को अगर विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, अगर विशेष राज्य का दर्जा अभी तत्काल नहीं दे रहे थे तो कुछ विशेष पैकेज की ज़रूरत थी जिससे कि हम आत्मनिर्भर बिहार को आगे बढ़ा सकते थे। और ये उम्मीदें थी कि इस तरह की अगर विशेष राज्य का दर्जा न दे पाएँ तो एक पैकेज की बात करेंगे, लेकिन उस तरह की चीज़ें नहीं दिखी इस बजट में। बात करिए अगर छात्रों की, तो छात्रों के लिए भी 30 लाख रोजगार की बातें कही गई है, जिसमें कि 16 लाख कहा गया है कि दिया ही जाएगा। क्या लगता है कि इस 16 लाख में बिहार कहाँ है? एक्चुअली भारत जैसे देश में ये 16 लाख या इवन आप इससे भी बड़े ये रोज़गार की बात करें, लेकिन ये बहुत छोटी ये चीज़ें होंगी। जब 130 करोड़ आबादी वाला जो देश है उसमें 16 लाख रोज़गार की बात करना या 60 लाख रोज़गार की बात करना वो बहुत ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ड्रामेटिक चीज़ें हैं जो जिसकी चर्चा की जानी चाहिए। ये स्वाभाविक है कि आर्थिक गतिविधि चलेगी तो कुछ रोज़गार की संभावनाएं बढ़ेंगी और इसमें स्पेसिफिक बिहार को क्या मिलेगा ये कहना अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि बिहार स्पेसिफिक इसमें से इतने शेयर बिहार को रोज़गार में मिल जाएंगे। जी,
बिल्कुल। देखिए, इनकम टैक्स में कोई ख़ास बदलाव नहीं किया, उसको लेके कुछ भी बातें नहीं आई। हालाँकि निर्मला सीतारमण ने लोगों का धन्यवाद किया है कि जीडीपी के वजह से बहुत मतलब जीडीपी में अभी टैक्स के वजह से जीडीपी में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिला है। तो इनकम टैक्स में जो है कोई बदलाव नहीं आया, इसका क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, हमारे जैसे लोग बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इनकम टैक्स में कोई बदलाव होगा। वो चूँकि जो सरकार को भी राजस्व चाहिए और वैसी स्थिति में बहुत बदलाव की संभावना मैं नहीं देख रहा था। तो लेकिन अगर डिमांड को बढ़ाने के लिए ऐसा कोई कदम सरकार को अगर गुंजाइश होती तो शायद वो निर्णय इस तरह का ले सकती थी। लेकिन हमारे जैसे लोग बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि केंद्रीय वो करों में कुछ बदलाव होंगे। जी, देखिए क्रिप्टो करेंसी बात करें, क्रिप्टो करेंसी अभी बहुत ज़्यादा चलन में है। क्रिप्टो करेंसी लोग जो हैं पैसा लगाए थे, हालांकि इसे अभी इंडिया में लीगल नहीं किया गया था, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में अभी 30% जो है वो टैक्स कर दिया गया है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में बहुत सारी ये ऐसी स्थिति थी कि लोग स्पष्ट नहीं थे कि ये कानूनी है या गैर कानूनी है। तो अभी जो प्रस्ताव आए हैं बजट में और उसमें जो 30% कर लगाने की बात कही गई है डिजिटल ट्रांजैक्शन पर, क्रिप्टो पर, तो इसका मतलब ये है कि सरकार ये मानने लगी है कि ये वैध करेंसी है और फिर आरबीआई भी अपनी क्रिप्टो करेंसी लेके आए, डिजिटल करेंसी लेके आएगी 1 साल के ये अंदर। तो ये स्पष्ट रूप से माना जा सकता है कि सरकार ने इस डिजिटल करेंसी को मान ली है और इस तरह की चीज़ें बढ़ेगी इस देश के अंदर। एक और चीज़ सामने आई, कहा जा रहा है कि राज्यों को जीडीपी के 4% वित्तीय घाटे की छूट दी जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्या देखने को मिलेगा राज्य में 4% की जीडीपी छूट? एक्चुअली जो FRBM एक्ट है उसके तहत राज्यों को 3% तक ये करने की अनुमति थी, जिसको बढ़ा करके 4% किया गया था पहले ही और उसको बरकरार रखा गया है। हालांकि राज्यों की मांग थी कि इसको बढ़ा करके 6% किया जाए, क्योंकि पैंडमिक का दौर है तो हमें भी राजस्व की ज़रूरत है। फ़ायदा क्या होगा इसके बढ़ने से? फ़ायदा से कि 1% बढ़ाया गया, तो इससे क्या फ़ायदा होगा लोगों को? राज्यों को लोन लेने में जो है वो सहूलियतें होंगी और उतना वो फिजिकल डेफिसिट क्रिएट करके, यानी उतना संसाधन वो मार्केट से ले सकती है, उतना वो ये जो अदर एजेंसीज हैं उनसे वो बोरो कर सकती हैं। जी। तो ओवरऑल अगर बात करें, हम लोग बात करें अगर बिहार की, तो खास कुछ वैसा मतलब इस बजट में बिहार के लिए नहीं देखने को मिल रहा है। हाँ, आप कह सकते हैं कि बिहार फोकस्ड कुछ नहीं है। मैक्रो फ्रेमवर्क में जो कुछ मिलना है वो मिलना है और हमें लगता है कि शायद बिहार पर फोकस किया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। और हम बिहारवासी होने के नाते हम तो उम्मीद करते थे कि बिहार केंद्रित कुछ ज़्यादा घोषणाएं होती और कम से कम कुछ तो ये आर्थिक सहायता की बात तो हम ये एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि इस पर ज़रूर सरकार सोचती, क्योंकि बार बार मांग की जा रही थी बिहार की तरफ से कि हमें आर्थिक सहायता दीजिए और हो सके तो हमको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, ताकि हम उन चीज़ों को जो हमारा, चूँकि नीति आयोग की रिपोर्ट में आप मानते हैं कि हम पिछड़े हुए हैं, तो हम पिछड़े हुए हैं तो वहाँ से आगे निकलने के लिए तो हमें आपको मदद करनी पड़ेगी और वो मदद हमें नहीं मिली। तो देखा आपने, हमने प्रोफेसर से बातचीत की, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर से हमने बातचीत की। जो भी आंकड़े हैं, जो भी चीज़ें हैं, हमने इनसे बात कर सरल भाषा में हमने इनसे समझने की कोशिश की कि इस जो आम बजट जो पेश किया गया है आज, उसमें बिहार का कहाँ है, बिहार को कितना दर्जा दिया गया। हालांकि जो बातें सामने आई वो यही है कि बिहार को कुछ खास इससे फ़ायदा नहीं है। ओवरऑल जो चीज़ें, जैसे सड़कों के निर्माण की बात की गई है, कुछ रोज़गार की बातें की गई है, तो उसमें जो भी फ़ायदा हो, ओवरऑल जो फ़ायदा होगी उसमें बिहार भी आता है। और आपको बता दें कि जैसे कि मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान के में कुछ कमी देखने को मिलेगी, कपड़ों में कुछ, कपड़ों के दाम में कुछ घटत देखने को मिल सकती है और ज्वेलरी में भी कुछ घटत देखने को मिल सकती है आगे चलकर। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से आम बजट को पेश किया गया है। और बात करें अगर बिहार की, तो बिहार में लगातार लोग विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे। ऐसे में बिहार को लेकर कुछ खास नहीं रहा इस बार के आम बजट में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। धन्यवाद।